फ्रेंड नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड पेंटर जर्नल फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको पेंटर जर्नल ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखने हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पेंटर जर्नल के फोल्डर में जाकर इस ट्रेड के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, स्पेस, टेक्सचर एंड वैल्यू। रंग, रूप, रेखा, आकृति, स्थान, बनावट और मूल्य क्या है। तो ये सब होते एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट, कला के तत्व होते हैं। जैसे कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, स्पेस, टेक्सचर एंड वैल्यूज आर द एलिमेंट ऑफ द कलर्स, एलिमेंट ऑफ द आर्ट, कला के तत्व होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ आर्ट डिफाइंड बाय ए पेंट मूविंग इन स्पेस। अंतरिक्ष में गतिमान पेंट द्वारा परिभाषित कला का एक तत्व क्या है। तो ये होता है लाइन। तो लाइन इज ए एलिमेंट ऑफ आर्ट दैट इज डिफाइंड बाय पेंट मूविंग इन स्पेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू आवर आइज। प्रकाश का किसी वस्तु से हमारी आंखों की ओर वापस लौटने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। तो कोई भी कलर हमें जो दिखाई देते हैं वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ही हमें दिखाई देते हैं। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वही आंखों पर हमें कलर वही दिखाई देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। अगर कोई लाइट येलो कलर पे पड़ रही है तो हमें वो कलर येलो दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द कलर इज सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस इन कलर। एक रंग में लपट और अंधेरे की जो डिग्री है वो क्या कहलाती। तो लाइटनेस, डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस इन ए कलर इज कॉल्ड वैल्यू, या मान, कि वो जो कलर है वो कितना डार्क है या कितना लाइट है उसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप ऑफ कलर प्रॉपर्टीज आर देयर इन एलिमेंट ऑफ आर्ट। कला के तत्व में कितने प्रकार के रंग गुण होते हैं। तो इसमें होते 3। देयर आर 3 टाइप ऑफ कलर प्रॉपर्टीज आर देयर इन एलिमेंट ऑफ द आर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स गिव्स कूल सेंसेशन टू आवर आइज। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हमारी आंखों को ठंडक देता है। तो जो कूल कलर होते हैं, जो होता है जो हमारी आंखों को ठंडा प्रदान करता है, तो वो रंग होता है ब्लू एंड ग्रीन कलर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन A 4। तो जो कूल कलर होते हैं वो होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो इसमें 2 दिए गए हैं। तो जो हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाते हो तो जो उनको कहते हैं कूल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फॉर्म व्हेन व्हाइट कलर इज मिक्स विद एनी कलर। सफ़ेद रंग को किसी भी रंग के साथ मिलाने पर क्या बनता है। अगर वाइट रंग या सफ़ेद रंग को किसी भी कलर के साथ हम मिलाते हैं तो वो बनता है टिंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज नॉट फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ एनी अदर कलर्स। कौन सा रंग किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनता। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो दैट प्राइमरी कलर जो प्रारंभिक रंग होते हैं वो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनते, या प्राइमरी कलर्स आर नॉट फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ अनदर कलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज नोन एज न्यूट्रल कलर। किस रंग को तटस्थ रंग के रूप में जाना जाता है। तो न्यूट्रल कलर है वो होता है ग्रे कलर। तो ग्रे कलर क्या है, एक न्यूट्रल कलर होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन ऑन द कलर व्हील। जो पहिया रंग होता है उसमें हरे रंग का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, समानार्थी रंग होता है, वो कौन सा होता है। तो एक कलर व्हील होता है, तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ग्रीन का वो होता है हमारा रेड कलर या लाल रंग। तो एक कलर व्हील है, आपको अभी दिखाऊंगा मैं आगे वीडियो में, तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि कौन किसका अपोजिट होगा, कौन साइड वाला कलर होगा या करस्पॉन्डिंग कलर होगा। तो जो कलर व्हील में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन का वो है रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर स्कीम कम्स अंडर रेड ऑरेंज एंड येलो। कौन सी रंग योजना लाल, नारंगी और पीले रंग के अंतर्गत आती है। तो ये होते हैं हमारे वार्म कलर। जो गर्म कलर होते हैं वो कौन कौन से हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। इसी तरीके से जो कूल कलर होते हैं वो होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। काफ़ी लोगों को प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कूल कलर, वार्म कलर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं रेड, येलो, ब्लू। प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर होते हैं पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। जो हमारे कूल कलर होते हैं वो होते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल। ब्लू, ग्रीन, पर्पल। जो वार्म कलर होते हैं हमारे वो होते हैं येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये होते हैं हमारे वार्म कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर स्कीम कंप्राइज ऑफ रेड, ब्लू, येलो ऑन द कलर व्हील। जो रंग पहिए पर लाल, नीले और पीले रंग की कौन सी योजना शामिल होती है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रायड। तो ट्रायड क्या होता है कि इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ द 3 कलर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। ये 3 रंगों से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन एंड एंगल। लाइनों और कोणों की लंबाई को मापने के लिए किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो अगर हमें किसी भी लाइन की जो लेंथ को मापना हो या एंगल को मेजर करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं स्केल का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है, हमारे शेप में होता है, तो उसके द्वारा हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और कोण को भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा आर्क एंड सर्कल। आर्क और सर्कल को बनाने के लिए किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं। तो आपने लोअर क्लासेस में यूज किया होगा प्रकार, कंपास। तो उसके हम क्या है कि आर्क और सर्कल या वृत्त को हम ड्रा कर सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस यंत्र का नाम बताइए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे चांदा या प्रोटेक्टर। तो इसके द्वारा हम एंगल को ड्रा कर सकते हैं और एंगल को मेजर भी कर सकते हैं। तो एंगल को माप भी सकते हैं और एंगल को बना भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो स्केल के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी लेंथ को मापते हैं। स्केल के द्वारा हम लेंथ को मापते हैं और प्रोटेक्टर के द्वारा हम कोण को मापते भी हैं और ड्रा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू प्रोवाइड ए स्ट्रेट एज एट राइट एंगल और अदर एंगल टू ए बेस लाइन। बेस लाइन पर एक समकोण या एक अन्य कोण पर सीधी धार प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो उपकरण होता है ये होता है हमारा सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर क्या होता है कि 2 प्रकार की होती है। एक होती है 90, 45, 45।
इसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री, ये होगा हमारा 45 डिग्री और ये होगा हमारा 45 डिग्री। क्योंकि हमें ये पता है कि जो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं, जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। तो ये तो हमारा सेट स्क्वायर है 90 45 45। इसी क्रम में दूसरा होता है हमारा 90 60 30। तो इसमें ये तो एंगल हो गया 90 डिग्री, ये जो कोण है या एंगल है ये 60 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री। अब तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 180। तो इसलिए हम बता सकते हैं ये जो सेट स्क्वायर है हमारी क्या है 90 60 एंड 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का जो कोण है वो कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया 90 45 45, एक बताई 90 60 एंड 30। तो आपको बताना है कि ये जो सेट स्क्वायर है वो कौन सा है। तो ये जो सेट स्क्वायर है वो है 90 60 एंड 30। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मार्किंग टूल। मार्किंग टूल है वो कौन सा है। तो जो मार्किंग टूल है वो हमारी पेंसिल, ये जनरली पेंसिल का हम एज ए मार्किंग हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ थिन बोर्ड और स्लैब ऑन द आर्टिस्ट लेज और मिक्सिस कलर्स। उस पतले बोर्ड या स्लैब का नाम क्या है जो आर्टिस्ट देता है और रंग को मिलाता है। तो वो हमारी कहती है पैलेट। तो पैलेट के द्वारा ही जो आर्टिस्ट होता है जो कि स्केच बनाता है वो कलर को मिक्स करता है। तो किसके द्वारा करता है, वो करता है पैलेट के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज गुड फॉर स्केचिंग ऑन पेपर और कैनवास। कागज और कैनवास पर स्केचिंग के लिए कौन सा एक अच्छा उपकरण है। तो जो पेपर तो आपने देखा ही होगा। तो कैनवास क्या होता है कि कैनवास एक तरीके से कपड़े का जो कॉटन का बना होता है। इट इज़ ए ड्यूरेबल प्लेन वोवन फैब्रिक यूजुअली मेड ऑफ कॉटन या हेम्प। तो कॉटन का एक तरीके से आप कपड़ा ही मान सकते हो। उसके ऊपर जो भी हम स्केचिंग करते हैं, पेपर के ऊपर स्केचिंग करते हैं, तो उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं तो अच्छा टूल कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है चारकोल पेंसिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज बाय द आर्टिस्ट टू समझ और मिक्स मार्क मेड विद चारकोल और द ग्रेफाइट पाउडर। एक कलाकार द्वारा चारकोल और ग्रेफाइट पाउडर को बने निशानों को गलाने और मिलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है। तो जो इस उपकरण यूज़ किया जाता है वो होता है पेपर स्टम्प। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। पेपर स्टम्प क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में एक टूल होता है जो कि टेपर्ड होता है और यूजुअली मेल द रोल्ड पेपर बाय द आर्टिस्ट। इट इज़ ए सिलेंड्रिकल ड्राइंग टूल taper at the end and usually made of rolled paper used by the artist. Next question is what is the thickness of mount board। माउंट बोर्ड की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। तो माउंट बोर्ड की जो जनरली मोटाई होती है वो होती है हमारी 2 mm से 3.5 mm। जनरली हम कह सकते हैं अगर इंच की बात करते हैं तो 30 से 42 इंच होती है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3, 2 mm to 3.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पर्पज माउंट बोर्ड इज यूज इन पेंटिंग वर्क। पेंटिंग कार्यों के लिए उद्देश्य से माउंट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये हम करते हैं पोस्टर पेंटिंग के लिए। तो पोस्टर पेंटिंग के लिए हम बोर्ड यूज करते हैं इन द पेंटिंग वर्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज गुड फॉर पेंटिंग ऑन ए माउंट बोर्ड। माउंट बोर्ड पर पेंटिंग के लिए कौन सा रंग अच्छा है। तो माउंट बोर्ड पर पेंटिंग के लिए जो पोस्टर कलर होता है वो एक अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्रेम लुक अट्रैक्टिव एंड डीप फॉर ए पेंटिंग। किस प्रकार के फ्रेम एक पेंटिंग के लिए आकर्षक और गहरा दिखाता है। तो वो होता है मोल्डिंग फ्रेम। तो मोल्डिंग फ्रेम लुक अट्रैक्टिव एंड डीप फॉर ए
पेंटिंग। तो आपने देखा होगा कि जो पेंटिंग के चारों तरफ एक तरीके से मोल्डिंग की होती है, मोल्डिंग फ्रेम होता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी लुक है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2, वो अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रश इज यूज टू ऑन द साइन बोर्ड पेंटिंग। साइन बोर्ड जो भी यूज करते हैं, जैसे ये सिंबल है भाई, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे ब्रेकर है, ये फलानी जगह इतनी दूर है, जैसा कि आपने साइन बोर्ड लगे देखे होंगे अपने शहर में। तो साइन बोर्ड को बनाने के लिए या पेंटिंग करने के लिए जिस ब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं वो ब्रश होता है हमारी स्टेबल ब्रश या सेबल ब्रश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिक्विड इज यूज टू क्लीन द ऑयल पेंट ब्रशेज। जो तेल जो ब्रशेज होती है उसको साफ़ करने के, जो पेंट की जो ब्रशेज होती है वो किस ऑयल के द्वारा या किस तरल पदार्थ के द्वारा साफ़ की जाती है। तो वो साफ़ की जाती है तारपीन के द्वारा। तो जो भी ऑयल की ब्रश होती है अगर उसको हम पानी से धोते हैं तो वो वाश नहीं होगी। जो भी पेंट की ब्रश होती है अगर उसको हमें साफ़ करना है तो हमें तारपीन का तेल लेना होगा, तो उसके द्वारा हम साफ़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रश यू कैन पेंट विद। जो ब्रश का पार्ट्स कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से मैं आपको जो पेंट ब्रश होती है उसके पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये है पेंट ब्रश जो कि हम जनरली यूज करते हैं। इसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो होता है हैंडल कहलाता है, ये होता है हमारा क्रिम्प, और ये जो हिस्सा होता है ये होता है फेरूल, ये हिस्सा हमारा कहलाता है हील, ये हिस्सा कहलाता है ब्रिस्टल्स, आगे का हिस्सा होता है टो, और ये हिस्सा कहलाता है हमारा बेली। तो इनको आप याद कर लेना, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या होगा कि ब्रश का फ़ोटो दे देगा और इंडिकेट कर देगा कि यहाँ इंडिकेट कर दिया कि एक्स ये क्या है, तो एक तरीके से हम बता सकते हैं कि ये हैंडल है। तो किसी भी एरो को मार्क कर देगा कि ये बताओ कि ये क्या है, उसको एक्स से इंडिकेट कर देगा और उसका नाम पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा और नाम पूछ लेगा। तो इसलिए हमें जो सारे पार्ट्स के नाम हैं उनको मेमोराइज करना है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2, ब्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रश इज यूज फॉर पेंटिंग कॉर्नर्स, मोल्ड्स, ग्रिल्स एंड सेलिंग डिजाइंस। ऐसी कौन सी ब्रश है जो कॉर्नर, मोल्ड्स को, ग्रिल्स को और जो भी शेलिंग्स होती है उन डिजाइनों को इस्तेमाल की जाती है। तो ये ब्रश होती है हमारी सैस टूल ब्रश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ 100 mm फ्लैट ब्रश। 100 mm फ्लैट ब्रश का जो मेन उपयोग है वो क्या है। तो 100 mm फ्लैट ब्रश का जो मेन उपयोग है वो हम यूज़ करते हैं वॉल पेंटिंग में, जो भी दीवार होती है उसकी पेंटिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेपर इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर ड्राफ्टिंग। आलेखन के लिए कौन सा पेपर है विशेष रूप से तैयार किया जाता है। तो जो पेपर स्पेशली फॉर द ड्राफ्टिंग तैयार किया जाता है वो होता है ड्राइंग पेपर या चित्रकारी पेपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेपर इज सुटेबल फॉर फिनिश आर्ट वर्क एट मोस्ट मीडिया। अधिकांश मीडिया में कला के काम के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त होता है। तो ये होता है ड्राइंग पेपर। तो ड्राइंग पेपर इज मोस्ट सुटेबल फॉर फिनिश आर्ट वर्क एट द मोस्ट मीडिया, चित्रकारी कागज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोर्ड इज मेड ऑफ सेलुलोज पल्प फ्रॉम वुड और सर्टेन ग्रासेस। कौन सा बोर्ड लकड़ी या कुछ घासों के सेलुलोज पल्प से बना होता है। तो ये होता है ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड में जनरली क्या होता है कि सेलुलोज पल्प्स होती है लकड़ियों के और घास के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेपर हैज़ लो कैपेसिटी दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। किस कागज में कम क्षमता होती है जो प्रकाश को गुजारने की अनुमति देता है। तो ऐसा पेपर जिसके अंदर से प्रकाश गुजर सके तो जो पेपर होता है वो पेपर कहलाता है हमारा ट्रेसिंग पेपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो ट्रेसिंग पेपर में हम आर पार देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट या रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फेमस इंडियन लेटरिंग। प्रसिद्ध भारतीय जो अक्षरांकन क्या है। जो लेटरिंग ABCD जो होते हैं लेटर्स होते हैं
वो फेमस कौन से, तो वो होते हैं देवनागरी लेटरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेटरिंग दैट इज थिन ऑन द टर्निंग पोर्शन एंड थिक इन द वर्टिकल पोजीशन। किस प्रकार का अक्षरांकन जो मोड़ वाले हिस्सों पर पतला और ऊर्ध्वाधर स्थिति में मोटा होता है। तो ये हमारा कहलाता है देवनागरी और रोमन लेटर। तो देवनागरी और जो रोमन लेटर होते हैं वो क्या होता है कि टर्निंग पोर्शन से पतले होते हैं और वर्टिकल पोजीशन में थिक होते हैं, मोटे होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्लैंटिंग लेटर नोन एज। जो अक्षरांकन को तिरछा करने का जो रूप है वो क्या कहलाता है। तो जो लेटर है वो तिरछे लिखे जाते हैं तो इसका मतलब वो इटैलिक लेटर कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। जैसे ए को हम ऐसे लिख रहे हैं, ए हमने ऐसे लिख दिया तो मतलब थोड़ा तिरछा लिख दिया, तो ये ऐसा कहलाता है इटैलिक लेटर। व्हाट डज डेकोरेटिव लेटर नोन एज। जो सजावटी पत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो जो डेकोरेटिव लेटरिंग होती है उसको अन्य नाम से जानते हैं हम टेक्स्ट लेटरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो 38 क्वेश्चन थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है। तो 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पेयर बनते हैं पीछे। जो 2 9 एक पेयर हो गया, ये 5 एक पेयर हो गया, इसके आगे 0 लगा देंगे तो एक पेयर हो गया। तो 2 दूनी 4, ये चला जाएगा 1 पे, ऊपर से पेयर ही उतरता है। इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, अब जाएगा ये 3 पे, तो 1 2 9 यहाँ बच जाएगा 0। तो राइट आंसर है हमारा 23। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं भी आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 13 की 13 से मल्टीप्लाई करना 169 आएगा, गलत होगा। 23 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 to 9 आएगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.01। तो हमें स्क्वायर करना है इसका मतलब 0.01 का स्क्वायर। तो मतलब 0.01 इंटू में 0.01। तो आपको डेसिमल को भूल जाना, तो डेसिमल को भूलने के बाद क्या आएगा, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। तो ये बचा हमारा 1। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने। यहाँ कितने 2, यहाँ भी कितने 2, टोटल हो गए 4। तो एक तो ये है ही, 2 3 4, अब डेसिमल लगा देंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। 4 किलोग्राम और 800 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जो ऊपर क्या दिया हुआ है 4 kg, तो 4 गुणा में कर देंगे 1000, ये इसको बदल दिया हमने ग्राम में, और नीचे क्या है 800, ये क्या है ग्राम में। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 एकम 8, 4 दूनी 8, 2 5 10। तो ऊपर आ गया 5, नीचे 1, तो रेशियो क्या आ गया 5:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज 8% ऑफ 40 किलोग्राम। जो 40 का 8% कितना होगा। तो 40 गुना 8, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो क्या होगा 8 दूनी 16 डिवाइड बाई 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.2 kg। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.456 डेसिमल इनटू द परसेंटेज। तो 0.456, तो अभी इसकी डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 456 डिवाइड बाई 10 के बाद जितने अंक है उतनी ही नीचे 0 आ जाएगी। उसके बाद हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, तो 4.6 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 45.6%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज़ 18 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। तो ये 18 है तो ये भी 18 होगी। तो जब भी हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो जब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 गुना 18 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो साथियों ये क्वेश्चन थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। तो सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों में पहचानना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और सिंबल को हमें याद ही करना होता है। तो ये जो सिंबल दिया गया है किसका एक सिंबल है, ये स्टील या इस्पात के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। तो ये जो सिंबल दिया गया है ये जो मटेरियल किसके लिए, ये ग्लास के लिए, ये कांच के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो सिंबल है ये होता है कंक्रीट या ठोस के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। तो चीज़ जैसे कि A0, A1, A2, A3, A4, 5, A6 इस तरीके से पेपर के साइज होते हैं। तो जैसे कि ये जो कैलकुलेशन दी गई है मैं आपको कहूँ कि आपको ये याद करना है तो आप कुछ समय के लिए याद कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगे कि कौन सा आगे था कौन सा पीछे था। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप आराम से किसी का भी पेपर का साइज़ निकालना हो तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी कि केवल A0 का साइज़ याद रखना है बस। तो A0 का जो साइज़ होता है वो होता है 841 गुना में 1189। केवल आपको ये याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। अब हमें निकालना A1 का। तो A1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे दिया गया है उसको हम 2 से डिवाइड या 2 से भाग करेंगे और राउंड ऑफ लेना है, डेसिमल में हमें नहीं लेना है। तो 2 5 10, 2 9 में 18, 2 चौक 8, डेसिमल में नहीं लेना है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आगे लिखा हुआ है, तो आगे वाले को हम पीछे लिख देंगे। तो ये जो साइज़ आया है ये आया A1 का। इसी तरीके से मुझे A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, पीछे वाले को 2 से डिवाइड करो। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ना जाने की 0 और आगे वाले को पीछे लिख देना है। तो ये किस तरीके से क्या हो गया, A2 का साइज होगा। तो A3 का निकालना तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको आगे लिख देंगे। ये क्रम चलता रहेगा। इस तरीके से हम किसी भी पेपर का जो साइज है वो निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A3। 210 गुना 297 जो सारे डायमेंशंस होती है मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्राइंग डायमेंशंस इज करेक्ट एज पर द IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम है वो सही है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 2 तरह की डायमेंशन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, एक होती है वर्टिकल डायमेंशन। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जो नंबरिंग की जाती है उसके रेखा के ऊपर की जाती है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में की जाती है। वर्टिकल में क्या है, जो नंबरिंग की जाती है वो वर्टिकल फॉर्म में की जाती थी, इसलिए ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या किया उसने, डायमेंशन को नीचे लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया। तीसरे वाले में क्या उसने, डायमेंशन को नीचे लिख दिया इसलिए गलत हो गया। चौथे वाले में क्या कर दिया उसने, वर्टिकल डायमेंशन को हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, जो ऊपर लिख दिया वो नीचे लिख दिया। ये 50 आता, ये ऐसे 50 आता तो सही होता, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। चित्र में दिए गए प्रिज्म का हमें नाम बताना है। तो कोई भी प्रिज्म आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको टॉप से देखना है। तो टॉप से देखने पर हमें पता चल रहा है किसकी 1 2 3 4, तो कितनी साइड है, 4 साइड है। 4 साइड किसकी होती है, स्क्वायर की भी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है। तो देखने से यही पता चल रहा है कि सारी साइडें आपस में इक्वल हैं, सारी भुजाएँ आपस में इक्वल है। तो इसलिए जो होगी प्रिज्म ये कहलाएगी हमारी स्क्वायर प्रिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। तो हमें फ्यूचर टेंस की बात करनी है या फ्यूचर वर्ब की जो फॉर्म है उसकी बात करनी है।
वी डैश टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद हम जू में जाएंगे, तो वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, रिक्त में सही शब्द चुने। दे डैश गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो फ्रेंड्स आ रहा, दे आ रहा, तो क्या आएगा आर, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन डैश पास थ्रू द टनल, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो सुरंग से टनल से पास कर रही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो इज एम आर आएगा, तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। डैश आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, रिक्त स्थान पर उचित सर्वनाम भरे। आई मेड दिस केक, तो आई किसके यूज होता है, आई माई मी, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। सी मेड दिस केक, तो जो सी आता है वो आता है फीमेल या महिला के लिए, तो सी होता है हर, ही हिज हिम, तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिक्त स्थान में उचित प्रत्ययवर्ती सर्वनाम भरे। सी हैज़ हर्ट, तो सी आता है महिला के लिए, तो सी हर होता है, तो सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंसेज। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलीव्ड हर मिस्चीफ, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकल्स आइज रिलीव्ड हर मिस्चीफ, जो उसकी आंखें हैं वो टिमटिमा रही है, ट्विंकलिंग आइज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन, उपयुक्त स्थान पूर्व तर्क के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, तो माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, जो मेरा घर है वो तीसरे मंजिल पर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, सही पर्सन शब्द चुने। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो जो फंक्शन था उसमें जो स्पीकर है वो कौन था, तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन रेफर टू, उच्चारण है वो किसको संदर्भित करता है। तो किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को जब हम बोलते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो वो कहलाता है प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। प्रोडक्शन ऑफ द साउंड या ध्वनि का उत्पादन ही क्या कहलाता है, उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक रूप में व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज, तो ये सब जितने भी वर्ड हैं इनको मिलाकर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, वह एक स्कूल अध्यापिका के तौर पर कार्य करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो आवाज़ की पिच का उठना या गिरना कहलाता है आवाज़ का उतार चढ़ाव या इंटोनेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपस में इंटरजंक्शन या विषमयादी बोधक।
तो जो शब्द अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता हो तो ऐसे शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन या विषमयादी बोधक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिसर या ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपीरियर, सुपरवाइजर, यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, परीक्षक, पर्यवेक्षक, उच्च अधिकारी का अभिनंदन करते हैं तो क्या पुकारते हैं, क्या कहते हैं? तो ये डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आप सुबह के टाइम मिल लो तो हम अभिनंदन करेंगे गुड मॉर्निंग से। अगर दोपहर के समय हम मिल रहे हैं किसी भी उच्च अधिकारी से हम तो गुड आफ्टरनून से प्रोनाउंस करेंगे। अगर शाम के समय मिल रहे हैं तो हम गुड इवनिंग से प्रोनाउंस करेंगे। अगर रात के समय मिल रहे तो हम गुड नाइट कहेंगे। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। जो जब भी हमें कोई उच्च अधिकारी मिलते हैं डिपेंड करता है टाइम पे। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है वो है गुड मॉर्निंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में कौन सा एक मूक अक्षर है? तो आंसर शब्द में जो साइलेंट लेटर है वो है हमारा W। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा सही है? तो जब भी हम कोई किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं तो गुड्स मैनर्स क्या कहलाता है कि हमें दूसरों की बातों को आराम से सुनना है। तो लिसन टू द अदर एक अच्छा शिष्टाचार माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नॉट ऑफ डिस्कशन एडिकेट्स। चर्चा का जो शिष्टाचारों में कौन सा सही नहीं है? तो जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं या डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पर हमें अननेसेसरी बहस नहीं करना है, टॉपिक से हट के कोई बात नहीं करनी, तो एक अच्छा शिष्टाचार नहीं कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। आर्गू, अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना एक अच्छा शिष्टाचार नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो क्या है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर है वो कौन सा है? तो 10 इज ए कार्डिनल नंबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो 1 इज ए कार्डिनल नंबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा एक विषमयादी बोधक वाक्य है? तो कोई भी विषमयादी बोधक वाक्य की अगर पहचान करनी तो उसके लास्ट में ये सिंबल आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ये क्या एक विषमयादी बोधक वाक्य है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एक्टिवाइज। आपने लोअर क्लास की इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एक्टिवाइज को पैसिवाइज, पैसिवाइज को एक्टिवाइज में बदलना। तो जब भी हम किसी एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलते हैं तो उसके स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करते हैं। तो इन सारे ऑप्शनों में क्या है कि बाई यूज किया गया है। तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है या एक्टिवाइज सेंटेंस है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए 1। तो राम हैज़ पास द एग्जाम। ये जो सेंटेंस है ये क्या है? एक्टिवाइज सेंटेंस है। इसी क्रम में हमसे अगला पूछा गया है कि विच वन इज इन पैसिवाइज। जो पैसिवाइज सेंटेंस है वो कौन सा है? तो पैसिवाइज जो सेंटेंस है उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। तो ये क्या एक पैसिवाइज सेंटेंस है। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर मुझसे आपको चैट करनी हो तो आप मेरा फेसबुक का पेज को लाइक कर वहाँ मुझसे आप चैट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।